नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मनी 9 पे हम आज बात करने वाले हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ज़ेगल प्रीपेड के बारे में, जिसमें शेयर में हमने देखा है कि गिरावट आई है। हम जानेंगे गिरावट क्यों आई है, उसके पीछे की वजह क्या है, शेयर ने कैसा परफॉर्म करा है और आपको क्या करना चाहिए। और इसमें हमारे साथ मदद करने के लिए हमारे साथ है हमारे खास सहयोगी संदीप ग्रोवर जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। तो चलिए सर, सबसे पहले ये बताइए, जो शेयर है उसमें गिरावट तो है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो? इनफैक्ट आप देखिए 2 दिन से शौर्य लगातार इसमें लोअर सर्किट लगते हुए दिख रहे हैं। कल भी 10% का लोअर सर्किट लगा था, आज भी इसमें 10% की गिरावट हमने बनती हुई देखी। इनफैक्ट पिछले 4 दिन से आप देखिए लगातार स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली और 4 दिन में अगर आप देखेंगे तो 495 रुपये से लेकर 381 रुपये 65 पैसे, जो कि आज का स्तर आप देख पा रहे हैं, वहां तक 23% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी इस शेयर में देखने को मिल चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि 11 दिसंबर 2024 वो दिन था जब इसने अपना ऑल टाइम हाई छुआ था 591 रुपये 90 पैसे, जो इसका रिकॉर्ड हाई लेवल था। वहां से अगर आप देखेंगे शेयर 35% से ज्यादा गिर चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 4 दिन में ये शेयर में गिरावट ज्यादा हुई है, लेकिन ऑल टाइम हाई जो इसने दिसंबर में बनाए थे वहां से आप देखेंगे तो शेयर में लगातार गिरावट हो रही है और 35% ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1/3 इस शेयर में से हाई लेवल से निकल चुका है। ओके, तो वजह क्या है जो इतना गिर जा रहा है बार बार ये शेयर? देखिए, जो गिरावट शुरू हुई है ना, वो शुरू हुई इसके जो नंबर्स आए तीसरी तिमाही के नतीजे आए, उसके बाद ये जो गिरावट है उसमें और ज़्यादा हमने तीव्रता बनती हुई दिखी है। हालांकि नंबर्स अगर आप देखेंगे जो आपके सामने चल पा रहे हैं, नंबर्स में इतना कुछ ज़्यादा आपको वीकनेस नहीं नजर आएगी। इनफैक्ट अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो मुनाफा इनका 30% के आसपास ग्रो करता हुआ दिखा। रेवेन्यूज़ में भी आप देखेंगे जो 200 करोड़ के आसपास का नंबर था वो 337 करोड़ पर पहुंच गया। ऑलमोस्ट 69% का जंप यहाँ पे आपको नजर आएगा। केवल अगर आप क्वार्टर बेसिस पे यानी कि तिमाही दर तिमाही आधार पर देखेंगे तो मुनाफा आपको गिरा हुआ नजर आएगा। 2.6% का ड्रॉप है यहाँ पर। 20.26 करोड़ का नंबर था, वो घटकर 19.74 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा है। अब दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत यहाँ पे ये है, जो शायद बाजार को नहीं पसंद आया वो है इनके जिस तरह से एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखें। कुल खर्च अगर आप देखेंगे साल दर साल बेसिस पर 183 करोड़ था, वो बढ़कर 314 करोड़ पर पहुंच गया। यानी कि 72% का इनका जो कुल खर्च है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस में बढ़त आएगी, लेकिन शायद प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ते हुए दिखे हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो गिरावट है वो स्टॉक में बनती हुई दिखी है। और इनफैक्ट इसके अगर आप डिटेल्स जाके देखेंगे, एक तो जो पॉइंट्स रिडेम्पशन होते हैं वो वाला खर्च, और उसके साथ साथ जो इंसेंटिव्स इस कंपनी ने ऑफर किए हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि इस बार एक्सपेंसेस पे ज़्यादा देखने को मिला है। और यही एक फैक्टर है, कहते हैं ना डेविल लाइज इन द डिटेल। तो डिटेल यही है कि जिस तरह से इनके खर्च बढ़ते हुए दिखे हैं उसको बाजार ने पसंद नहीं किया है नंबर्स के बाद, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि तीव्र बिकवाली का दबाव इस स्टॉक पर बन रहा है। तो यानी रेवेन्यूज बढ़े हैं, लेकिन जितनी स्पीड से रेवेन्यू बढ़े खर्च उससे भी ज़्यादा स्पीड से बढ़े हैं। हाँ, इनफैक्ट आप देखेंगे जो रेवेन्यूज बढ़े हैं उसके साथ साथ जो आपका खर्च बढ़ा है वो आपके मार्जिन के ऊपर दबाव डाल रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो खराब होता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से हमने देखा स्टॉक में जो कंसर्न है प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन को लेकर उमड़ता हुआ दिखा है। और उससे पहले अब कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं? जितना करेक्ट हो गया तो क्या वैल्यूएशंस में कुछ अभी भी एक्सपेंसिव लग रहे हैं? बिल्कुल, वैल्यूएशन तब भी एक्सपेंसिव थे जब ये 591 592 के आसपास जो इसने हाई बनाया था। और वैल्यूएशन इनफैक्ट आप देखेंगे जो करेक्शन हो चुका है हाई लेवल से 35% का, उसके बाद भी आपको हाई नजर आएंगे। वैसे कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये फिनटेक स्पेस की कंपनी है, तो आप चाहें तो इसे मोबीक्विक के साथ और अभी जो हाल में लिस्ट हुई है कंपनी पेटीएम, और माफ कीजिए जो अभी लिस्ट हुई है मोबीक्विक और पेटीएम, इसके साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हो। इनफैक्ट इसको आप इन्फीबीम एवेन्यूज के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। और दोनों पैरामीटर पर, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें या फिर प्राइस टू सेल्स के हिसाब से देखें, दोनों पैरामीटर पर जितनी भी कंपनियां हैं जो मैंने बोली हैं, चाहे वो पेटीएम हुई, चाहे वो मोबीक्विक हुई, चाहे वो इन्फीबीम हुई, दोनों पैरामीटर्स पर आप देख पा रहे हैं ये आपको महंगा ही नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक के हिसाब से 4 गुना से ज्यादा का मल्टीपल है, कोई भी कंपनी नहीं जिसका 4 गुना से ज्यादा का मल्टीपल आपको नजर आएगा। और इनफैक्ट प्राइस टू सेल्स के हिसाब से भी देखें तो पेटीएम भी है जो कि 6.25 गुना के मल्टीपल पर आपको नजर आएगी। ये कंपनी 6.6 टाइम्स के प्राइस टू सेल्स मल्टीपल पर फिलहाल अवेलेबल है। ये करेक्शन के बाद के जो वैल्यूएशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये अपने हाई पर था 592 का जो इसने रिकॉर्ड टच किया था, वहां पे किस तरह के वैल्यूएशन इसके हो सकते हैं। तो वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है, और नंबर्स में जिस तरह से अब मार्जिन को लेकर एक कंसर्न पैदा होने लगा है, उससे शेयर में हम देख रहे हैं कि बिकवाली बनती हुई दिख रही है। ओके, तो इसके क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंज आया है क्या रिसेंट टाइम में? शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। देखिए, सितंबर 2023 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, और उस समय अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी 164 रुपये का इसका इशू प्राइस था, और वहां से लेकर 15 महीने के समय में अगर आप देखें तो स्टॉक में हमने
591 रुपए जो हाई बना है वो बनता हुआ दिखा है। तो यानी कि आप देखेंगे 15 महीने के समय में 3.5 गुना ये शेयर चलता हुआ दिखा है, जिस वजह से जो वैल्यूएशन है उसको लेकर थोड़े कंसर्न पैदा होने लगे। अब अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो इसमें सितंबर 2023 जो लिस्टिंग का समय है वहां से अगर आप देखेंगे तो वहां से लेकर प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है उसमें ऑलमोस्ट 4% का ड्रॉप आपको नजर आएगा। अब आप कहेंगे कि दिसंबर 2024 में इन्होंने QIP किया था, जिस वजह से प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो नीचे आती हुई दिखी है। लेकिन आप देखिए पिछले 2 क्वार्टर्स में, खासतौर पे आप जून तिमाही से देखिए, FIIs और DIs की जो हिस्सेदारी है उसमें लगातार बढ़त हुई है। तो दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने QIP किया, जिस वजह से आप देख रहे हैं सितंबर से दिसंबर तक का जो नंबर है FIIs DIs का बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन उससे पहले से अगर आप देखें जून तिमाही से भी जो 5.95% FIIs होल्ड करते थे वो 6.14% हो गया, और DIs का नंबर भी जो 5.44% था वो अगर आप देखेंगे तो बढ़कर 10.69% पर हुआ, जो बाद में जाकर 14.5% भी होता हुआ दिखा। तो QIP की वजह से FIIs DIs की हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो FIIs DIs इस कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ा रहे थे। और QIP के बाद क्या हुआ, जो इनके 550 रुपए के आसपास का इसका फ्लोर प्राइस था उससे 5% डिस्काउंट पर इन्होंने ऑफर किए थे शेयर, वो लेवल जैसे ही निकला उसके बाद आप देखिए शेयर में गिरावट बढ़ती हुई दिखी। और FIIs की ओर से आप देखिए लगातार बाजार में बिकवाली हो ही रही है। इनफैक्ट बाजार पे जो प्रेशर आ रहा है वो FIIs की बिकवाली का ही है। तो आप देखिए जहां जहां FIIs के पास ज्यादा हिस्सेदारी और जहां भी वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है, जहां पे ऊंचे वैल्यूएशन है, वहां वहां हम देख रहे हैं कि स्टॉक में प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अमूमन हम बात करते हैं कि PSU शेयरों में इसलिए गिरावट आ गई कि ओवर होल्डिंग होगी किसकी, रिटेल की। रिटेल ज्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे, लेकिन रिटेल का आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में 44.68% वो जून में होल्ड करते थे, वो घटकर 40% के नीचे आ गया सितंबर क्वार्टर में, और उसके बाद देखिए 36% के आसपास उनकी होल्डिंग आ गई है। परसेंटेज टर्म्स में है, मेरे पास एब्सोल्यूट नंबर नहीं है कितने रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज तो आप देखिए शायद ही कोई कंपनी है जिसमें कोई स्टॉक अगर हाई मारता है तो उसके बाद रिटेल उससे निकलता है। ये उसका एक एग्जाम्पल है जहाँ पे ऑलमोस्ट 8% के आसपास रिटेल ने अपनी हिस्सेदारी कम करी है इस कंपनी में। शायद हाई लेवल्स पर उन्होंने मुनाफा बनाकर निकले भी हैं वो, लेकिन FIIs के पास होल्डिंग अभी भी दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 9% से ज़्यादा वो होल्ड करते हैं। और जहां उनके पास होल्डिंग ज़्यादा है और जिस शेयर की वैल्यूएशन ज़्यादा है वहां पे प्रेशर आना लाजमी है, वो हम बाजार में देख भी रहे हैं, और ऐसा ही कुछ रुझान इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। तो फिर एक ये भी डर रहता है कि अगर FIIs निकल रहे हैं तो हो सकता है यहाँ से भी निकलते हुए नजर आए, तो फिर तो और प्रेशर देखने को मिल सकता है स्टॉक के ऊपर। बिल्कुल वही हो रहा है कि FIIs देखिए अब बाजार से कितना निकलेंगे, निफ्टी में क्या होल्डिंग होगी उनकी, वो तो हर अगर आप सीरीज में देखें तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बदलते रहते हैं। लेकिन शेयरों में तो आपको जब FNO में शेयर नहीं है कोई तो आपको फिजिकली फिर उसके कैश सेगमेंट में ही आपकी होल्डिंग्स ही होगी। तो जहां जहां होल्डिंग ज्यादा है और जहां वैल्यूएशन ऊंचे हैं वहां प्रेशर देखने को मिलता है। ओके, तो फिर अगर रिटेल इन्वेस्टर्स से अपना कम कर दिया, FIIs बढ़ गए, तो अभी क्या मौके बन रहे हैं? करेक्शन तो आ गया है, तो क्या थोड़े वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव लग रहे हैं? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं या दूर रहना चाहिए? ट्रेंड इसमें फ्रेंड कहते हैं ना, तो ट्रेंड यही है कि फिलहाल बाजार का मूड सही नहीं है, सेंटीमेंट खराब है। मैंने 2-3 एक्सपर्ट से बातचीत करी, क्योंकि देखिए मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में। अभी भी अगर आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में जो हायर लेवल से करेक्शन हुआ उसके बाद भी अगर आप इनके मीडियन पी या फिर जो 10 साल के एवरेज पी है उसके मुकाबले आपको वैल्यूएशन महंगे ही नजर आएंगे। अब इस स्टॉक की जहां तक बात है तो हमने मार्केट एक्सपर्ट हैं अरुण केजरीवाल जी, उनसे बातचीत करी तो उनका ये कहना था किसी भी महंगे शेयर में अगर आपका निवेश है तो आप उस स्टॉक में से निकल जाइए। फिलहाल की स्थिति यही है क्योंकि सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा खराब है बाजार का, और फिर खुदा ना खास्ता अगर आपको किसी शेयर में मुनाफा हो रहा है या थोड़ा भी नुकसान हो रहा है और जिसके वैल्यूएशन महंगे हैं, आपको तुरंत प्रभाव से उस शेयर से कर लेना चाहिए एग्जिट, या फिर अपना मुनाफा लेकर आपको उससे निकल जाना चाहिए। BNK कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च हैं रचित खंडेलवाल जी, उनसे भी हमने बातचीत करी। उनका भी यही कहना था कि Q3 में इनके जो रेवेन्यू है वो जरूर बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन उसके साथ साथ खर्चों में बढ़ोतरी हुई, जैसा हमने भी आपको बताया। तो खर्चे बढ़े हैं, उसका जो एक्सपेंस है वो इन्होंने मार्जिन्स पे चुकाया है, तो इनके मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा। कोई भी पसंद नहीं करेगा कि मार्जिन्स की तर्ज पर आप अपने रेवेन्यूज बढ़ा रहे हैं और आपके प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आती हुई दिखेगी। तो उनका ये कहना था कि आप शेयर में नई खरीदारी से तो बिल्कुल आपको बचना चाहिए, कोई भी लालच करके इसमें एंटर ना करें। अगर आपके पास है, रखा हुआ है, तो एक 340 लास्ट होप है, अगर वो लेवल बच गया तो आप इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा लीजिए उस लेवल का, उसके नीचे फिसल जाए तो फिर तुरंत प्रभाव से आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए। इनफैक्ट कल शाम को मुझे याद है मेरे एसेट शेयर खान के ऑल्टरनेट रिसर्च के हेड हैं सोमिल मेहता जी, उनसे भी मेरी बातचीत हो रही थी, क्योंकि कल जब नंबर्स आए थे उसके बाद हमने स्टॉक को डिस्कस किया था जब पहला सर्किट लगा था। उन्होंने कहा था कि अगर 402 रुपये का लेवल टूट गया इसमें तो फिर 338 रुपये तक के जो लेवल्स है वहां तक भी स्टॉक गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो हूबहू आप देखिए 340 का लेवल स्टॉप लॉस का रचित खंडेलवाल जी ने बोला और सोमिल मेहता जी ने भी यही बताया था कि 338 रुपये
वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो वो एक सपोर्ट आई थिंक होगा, जी। जिस वजह से लेवल ही आप देखेंगे आपको आता हुआ दिख रहा है। तो ये लेवल है, इसको आप ध्यान में रखिए 338 या 340, इसको आप स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन कर लीजिए। ये लेवल निकल जाए तो फिर आपको भी निकल जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से। नई खरीदारी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। ओवरऑल मामला ये है, ना फंडामेंटल्स में भी दिक्कत है, ट्रेंड में भी दिक्कत है, टेक्निकल्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं और प्रमोटर्स भी छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो हर तरफ से ये निकल के आ रहा है कि भी इससे दूर रहें। हाँ, हालांकि आप ऑलरेडी शेयर में हैं तो 340 के आसपास का स्टॉप लॉस बना के रह सकते हैं, लेकिन वो टूटा तो पूरी तरह निकल जाए। और अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो वे बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्सपर्ट अभी रेकमेंड नहीं कर रहा है। तो ये था पूरा मामला जेकल प्रीपेड का। ऐसी और स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए, ऐसे अपडेट्स लेने के लिए मनी 9 के साथ बने रहिए।